हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस टॉपिक में आज क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। हम सीपीसी के बेसिक्स और इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे आज इस लेक्चर में, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले हमें उस टॉपिक का बेसिक पता होना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड। तो कोड की अगर हम बात करें तो कोड क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, क्या आता है इनके अंदर। तो देखिए, जहां पर एक से ज्यादा लॉ होते हैं वो कहलाता है कोड। क्लियर। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड की, यानी कि ये क्या है, ये प्रोसीजरल लॉ है। क्या है ये? प्रोसीजरल लॉ है। अब यहाँ पर प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं, इसको समझने से पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि लॉ होते कितने तरीके के हैं। लॉ कितने तरीके के होते हैं? तो बच्चों, लॉ क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं बेसिकली। क्या है? लॉ टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है। पहला क्या होता है? पहला होता है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। दूसरा क्या होता है? प्रोसीजरल लॉ। क्लियर है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं सब्सटेंटिव लॉ की। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? तो बेटा, सब्सटेंटिव लॉज वो लॉज होते हैं, वो क्या करते हैं, विच डिटरमाइंस द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द सिटीजन्स। सब्सटेंटिव लॉज क्या होते हैं? ये वो लॉज होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन्स के। तो हम क्या लिखेंगे? सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं? सब्सटेंटिव लॉ होते हैं डिटरमाइंस which determines the rights and obligation of citizen. ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन। क्लियर। अब प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं। प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं? प्रोसीजरल लॉ वैसे बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होते हैं जो ये जो राइट्स और ऑब्लिगेशन जो हमें सब्सटेंटिव लॉ बताता है, उनको किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, किस तरीके से उनको इन्फोर्स कराना है, ये जो बातें बताई जाती हैं वो हमें प्रोसीजरल लॉ में बताई जाती हैं। आ रही है बात समझ? यानी कि सब्सटेंटिव लॉ में हमें बताया गया कि राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्या हैं सिटीजन्स के, ये डिटरमाइन करना हम कहाँ से करते हैं डिटरमाइन, ये हम सब्सटेंटिव लॉ से डिटरमाइन करते हैं। और इन राइट्स और ऑब्लिगेशन को किस तरीके से हमें इन्फोर्स करवाना है वो कौन बताएगा? वो बताएगा हमें प्रोसीजरल लॉ। वो कौन बताएगा हमें? वो बताएगा हमें प्रोसीजरल लॉ। ठीक है। तो क्या हुआ? प्रोसीजरल लॉ क्या है? प्रोसीजरल लॉ प्रोवाइड्स रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर द enforcement of rights and obligation of citizen. राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? सब्सटेंटिव लॉ हमें हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, एंड उन ऑब्लिगेशंस और उन राइट्स को कैसे इन्फोर्स करना है वो कौन बताएगा? वो हमें बताएंगे हमारे प्रोसीजरल लॉज। क्लियर है स्टूडेंट्स? वो हमें कौन बताएगा? प्रोसीजरल लॉ बताएंगे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज करिए कि दो लोग हैं, एक किराएदार है और एक मकान मालिक है। दो लोग हैं और दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो ये किस तरीके का मैटर हुआ बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताइए कि किस तरीके का मैटर है। तो सिंपल सी बात है, हमें समझ आ रहा है ये सिविल मैटर होगा। क्लियर है? लड़ाई का मैटर है तो सिविल मैटर है। ऐसे ही अगर दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद है या कोई झगड़ा है तो वो भी क्या कहलाएगा? सिविल मैटर कहलाएगा।
क्लियर। अच्छा, अब यहां पर हम मैटर की बात करते हैं तो हमें एक पॉइंट और समझना पड़ेगा कि मैटर क्या होता है और मैटर कितने तरीके के हो सकते हैं। मैटर कितने तरीके के होते हैं? तो बच्चों दो तरीके के मैटर होते हैं बेसिकली। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के मैटर होते हैं। कौन कौन से होंगे? एक होगा सिविल मैटर और एक होगा क्रिमिनल। सिविल और क्रिमिनल मैटर। जैसे मैंने बताया कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया है, वो सिविल मैटर है। भाई भाई में या मकान मालिक में या किराएदार में या पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो गया है, ये सारे झगड़े जो हो रहे हैं ये किसके बीच हो रहे हैं? लोगों के बीच। तो वो क्या कहलाएंगे? ये सिविल मैटर कहलाएगा। कोई डिवोर्स का केस है, वो भी सिविल मैटर कहलाएगा। ऐसे ही सपोज करिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया दो पार्टीज के बीच में, दो लोगों ने मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक पार्टी ने ब्रीच कर दिया, ठीक है, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो भी कैसा मैटर कहलाएगा? वो भी सिविल मैटर कहलाएगा। क्लियर है? तो ये जो जितने भी मैटर्स हैं उन मैटर्स में जो पार्टी को लॉस होता है तो वो पार्टी अपने राइट्स को कैसे इन्फोर्स करेगी, ये सारी बातें हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है प्रोसीजरल लॉ बताते हैं। ठीक है। तो अब हम यहां पर बात कर रहे हैं सिविल प्रोसीजरल लॉ की। तो जितने भी सिविल मैटर्स होंगे, जितने भी, ठीक है, जितने भी तरीके के सिविल मैटर्स होंगे वो कहां डील किए जाएंगे? वो डील किए जाएंगे सीपीसी में। वो कहां डील किए जाएंगे? वो डील किए जाएंगे सीपीसी में। और जितने भी क्रिमिनल मैटर्स होंगे, ठीक है, समझना, जितने भी क्रिमिनल्स मैटर होंगे वो सारे मैटर्स कहां डील किए जाएंगे? वो डील किए जाएंगे सीआरपीसी में। क्लियर है? तो दो चीजें समझ में आ गई कि सिविल मैटर अगर होता है तो वो सीपीसी डील करेगा और अगर क्रिमिनल मैटर होता है तो वो सीआरपीसी डील करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज हमें और समझा लेती हूँ मैं दोबारा से, आपको बहुत अच्छे तरीके से फिर से समझने की कोशिश करिए। जैसे सपोज मैंने अभी एग्जांपल दिया कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो किसके अकॉर्डिंग हुआ? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ। इसी तरीके से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी में, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहाँ बताया गया है? वो भी हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है, जिससे हमें ये पता चला कि हमारा एक्चुअल में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक इंजर्ड पार्टी हुई जिसको लॉस हुआ। अब वो लॉस हुई पार्टी को ये भी पता है कि मुझे रेमेडी मिल सकती है, तो वो रेमेडीज जो है वो कहाँ बताई गई? वो बताई गई है हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। वो भी हमें कहाँ बताई गई है? वो भी हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई गई है। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्ट बना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, ब्रीच हुआ वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया, रेमेडीज मिली वो भी हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया। लेकिन वो रेमेडीज कैसे मिलेंगी, उसका क्या प्रोसीजर है, वो रेमेडीज को हम अवेल कैसे कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर हमें कहाँ पता चलेगा? ये प्रोसीजर हमें पता चलेगा सिविल प्रोसीजर कोड में, यानी कि सीपीसी में पता चलेगा। आया बात समझ में? क्लियर हुआ बहुत अच्छे से? चलिए, ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज एक और समझने वाली बात है। जैसे कि सपोज करिए कि अगर कोई भी मैटर हुआ है, ठीक है, और उस मैटर के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन किसी भी तरीके का, जैसे कोई, हमने अभी ब्रीच की बात कर लेते हैं, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन कहाँ दिया गया है? वो स्पेसिफिक लॉ में भी बताया गया है, और उससे रिलेटेड प्रोसीजर हमें कहाँ बताया गया है? वो हमें जनरल लॉ में भी बताया गया है। तो वहां पर ये क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा कि हम किसकी बात माने, हम जनरल लॉ की बात माने या स्पेसिफिक लॉ की बात माने। अब हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि जनरल लॉ मैम ये क्या आप बात कर रही हैं और स्पेसिफिक लॉ क्या बात कर रही हैं, ये पहले इसको बताइए कि ये क्या होते हैं। देखिए बच्चों, अगर कोई भी एक्ट है जो स्पेसिफिक किसी भी चीज के लिए बनाया गया, जैसे सपोज करिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें सारी चीजें किसके रिगार्डिंग दे रखी हैं? कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग दे रखी हैं। अगर हम बात करें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है,
ठीक है, उसमें सारी के सारे रूल्स रेगुलेशंस या रूल्स और ऑब्लिगेशंस किसके बारे में बताए गए हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बताए गए हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉपीराइट एक्ट की, पेटेंट राइट एक्ट की, है ना, ट्रेडमार्क एक्ट की, तो ये सारी की सारी जो एक्ट हैं ये क्या है, स्पेसिफाइड हैं, ये उसी जो इनका नाम है ये उसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई, और जैसे सीपीसी की बात करी हमने, सीपीसी क्या है, ये एक जनरल लॉ है। अब जनरल लॉ कैसे है, क्योंकि ये सारे सिविल मैटर्स के बारे में बात करता है, सारे सिविल मैटर्स को डील कर रहा है। चाहे आपकी प्रॉपर्टी का विवाद हो तो भी सीपीसी बताएगा, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का बात है तो भी सीपीसी बताएगा, अगर ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग अगर कोई बात हो गई है, किसी ने आपके ट्रेडमार्क को यूज कर लिया है, किसी पेटेंट राइट को आपके बिना बताए यूज कर लिया है, तो उससे रिलेटेड कोई मैटर है तो वो भी हमें सीपीसी ही बताएगा कि उसको कैसे हमें क्या प्रोसीजर उसका हमें फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो प्रोसीजरल लॉ क्या हो गया, एक जनरल लॉ हो गया, और बाकी के जो एक्ट हैं जो स्पेसिफाइड हैं वो कहलाएंगे स्पेसिफिक लॉ। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ पॉइंट, वो ये है कि अगर किसी भी मैटर पर स्पेसिफिक लॉ में भी कोई प्रोविजन दिया गया है और उसी से रिलेटेड मैटर पर प्रोसीजरल लॉ में भी बात बताई गई है या उससे रिलेटेड कोई प्रोसीजर उसमें भी बताया गया है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि हम स्पेसिफिक लॉ की बात माने या हम कॉन्ट्रैक्ट इसकी जनरल लॉ की बात माने। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों स्पेसिफिक लॉज क्या होते हैं, स्पेसिफिक लॉज सुपरसीड कर जाते हैं जनरल लॉज से, यानी कि स्पेसिफिक लॉ की बात मानी जाएगी। अगर किसी मैटर से रिगार्डिंग उसके प्रोविजंस उस एक्ट में दे रखे हैं तो उस एक्ट की बात हमें माननी पड़ेगी, लेकिन अगर वहां पर उस मैटर से रिलेटेड कोई प्रोविजन मेंशन ही नहीं है, कोई बताया ही नहीं गया है, तो ऐसी कंडीशन में जनरल लॉ अप्लाई होगा, जनरल लॉ उस चीज को डील करेगा। आगे ये बात समझ में क्लियर हो गया। अब हमने क्या क्या चीज समझ ली, पहली चीज कि लॉज कितने तरीके के थे, दो तरीके के थे, एक सब्सटेंटिव लॉ था और एक प्रोसीजरल लॉ था। सब्सटेंटिव लॉ क्या बता रहा था, वो हमें डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहा था क्या, राइट्स और ऑब्लिगेशंस, और प्रोसीजरल लॉ सिंपल सी बात उन्हीं राइट्स और ऑब्लिगेशंस को कैसे इन्फोर्स कराना है इसके बारे में वो हमें बता रहा था। ठीक है, तो वो हो गया प्रोसीजरल लॉ, क्लियर हो गया। अच्छा, अब उसके बाद दो तरीके के मैटर होते हैं, एक सिविल मैटर और एक क्रिमिनल मैटर। सिविल मैटर सीपीसी डील करेगा, क्रिमिनल मैटर को सीआरपीसी डील करेगा। ठीक है, अब हम ये बात कर लेते हैं बच्चों कि ये जो एक्ट है ये कब इन्फोर्स हुआ। ठीक है, इन्फोर्समेंट इसका कब हुआ और ये किन किन एरियाज में अप्लाई होता है। ठीक है, ये इन्फोर्स कब हुआ और ये किन किन एरियाज में अप्लाई होता है। तो बेटा सिंपल सी चीज कि ये जो एक्ट है ये कब आया, ये एक्ट आया फर्स्ट, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1909। 1 जनवरी 1909 को ये इन्फोर्स हुआ। ठीक है, दूसरी चीज इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये होल ऑफ इंडिया पर एक्सटेंड करता है, लेकिन कुछ जगह हैं जहां पर ये अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि स्टेट ऑफ नागालैंड या फिर ट्राइबल एरियाज जो हैं वहां पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 में ट्राइबल एरियाज की बात बताई गई है वहां पर ये एक्ट अप्लाई, ये जो प्रोसीजर कोड है ये अप्लाई नहीं होता है। अच्छा, वहां पर ये अप्लाई हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर वो चाहे तो वो इसको वहां पर अप्लाई कर सकती है। क्लियर है, तभी अप्लाई होगा, लेकिन उसके लिए भी वहां की स्टेट गवर्नमेंट को इसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिस निकालना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट ही चाहेगी तब।
ठीक है, तो ये पूरी इंडिया में अप्लाई होता है, लेकिन ये पूरी इंडिया में कब अप्लाई हुआ? ये अप्लाई हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, लेकिन उससे पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये पूरी इंडिया में अप्लाई नहीं होता था, जम्मू और कश्मीर में ये अप्लाई नहीं होता था। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये पूरी इंडिया में अप्लाई होता है, बट स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज जो हैं वहां की अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो ये वहां पर अप्लाई होगा, अगर नहीं चाहेगी तो ये वहां पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये जो कोड है ये किस में डील करता है? ये डील करता है सिविल केसेस में। किस में डील कर रहा है? सिविल केसेस में डील कर रहा है। अब सिविल केसेस में डील कर रहा है तो सिविल केसेस को हम क्या बोल सकते हैं? सिविल केसेस को बोला जाता है या तो हम उसको सूट बोलते हैं या हम उसको बोलते हैं प्लेंट। क्या बोलते हैं? प्लेंट। जो लोग मतलब जो पर्सन केस को फाइल करते हैं, यानी कि द पर्सन हु फाइल्स द केस इज नोन एज प्लेंटिव। जो लोग केस फाइल करते हैं उनको कहा जाता है, उस पार्टी को कहा जाता है प्लेंटिव। इसी तरीके से जो अदर पार्टी यानी कि दूसरी पार्टी होती है जिसके अगेंस्ट में हम केस करते हैं वो कहलाती है डिफेंडेंट। क्या कहलाती है? डिफेंडेंट। आ रही है बात समझ में? तो ये कुछ बेसिक था जो आपने सीपीसी के बेसिक और इंट्रोडक्शन लेक्चर में जाना बच्चों। आगे के लेक्चर में हम और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, वो किस सेक्शन में आता है, डिक्री क्या होती है, जजमेंट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ये बेसिक था, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीजें जाननी जरूरी थी आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, तो अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ ना आया हो या कोई भी चीज जो मैंने बताई वो आपको समझ नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।